नमस्कार साथियों, मैं सुनीता शर्मा जयपुर स्टडी जोन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, हम आपके लिए चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम के लिए अब महीने भर भी नहीं बचा है, तो अब क्या है, ज़्यादातर सबने टॉपिक्स वगैरह पढ़ लिए हैं, इसलिए अब आपके लिए यहाँ पर मॉडल पेपर प्रस्तुत किया जा रहा है। तो परीक्षा तक हमारी कोशिश रहेगी आपके बहुत सारे प्रश्नों का रिवाइज़ करवा दें। दोस्तों, इससे क्या है, आपने जो भी पढ़ा है अगर ये मॉडल पेपर आप निकालते हैं तो इससे आपका मूल्यांकन होगा, कितने प्रश्न आपने सही किए हैं, कितने गलत हो रहे हैं आपके, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। दोस्तों, तो ये हमारा प्रयास है आपके लिए। इसमें क्या है, सब्जेक्ट वाइज हम हर सब्जेक्ट के अनुसार, जैसे हिंदी के 20 प्रश्न आएंगे, इसके अलावा इंग्लिश के 15 प्रश्न हैं, भूगोल के 20 प्रश्न हैं, इसके अलावा देखिए दोस्तों, इतिहास, कला, संस्कृति के 20 प्रश्न, राज्य व्यवस्था 10 प्रश्न, विज्ञान के 5 प्रश्न, समसामयिक यानी कि करंट अफेयर्स के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में। इसके अलावा कंप्यूटर के 5 प्रश्न हैं, गणित के 15 हैं। इस तरह से दोस्तों हम प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज इसमें प्रश्न लेकर आए हैं, जिससे आपका मूल्यांकन अच्छे से हो सके। तो एक एक प्रश्न आप अच्छे से देखते जाइए और इसके आंसर टिक करते जाइए और अपनी कॉपी में निशान लगा लीजिएगा दोस्तों, और अंत में अपना मूल्यांकन करें कि हमने कितने प्रश्न सही किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिना देरी किए हम हमारा यहाँ पर शुरू करते हैं। मॉडल पेपर 1 लेकर आई हूँ मैं आज आपके लिए, जिसमें सबसे पहले हम हिंदी के 20 प्रश्न देख लेते हैं। ये देखिए भाग 1 है हिंदी, जिसमें 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमारे सामने हिंदी का पहला प्रश्न है आपके सामने। इससे पहले दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए आपको तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि ये कैसा लगा है आपको वीडियो, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। तो आपके इस प्रयास से मेरा मनोबल बढ़ेगा, और मेरा मनोबल बढ़ेगा तो आपके लिए मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर आऊँगी दोस्तों। इसके लिए चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मॉडल पेपर। तो पहला प्रश्न है हमारे सामने आपकी स्क्रीन पर, देखिए, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? पहला ऑप्शन है हमारे सामने सप्तर्षि, सप्त प्लस ऋषि। दूसरा है अत्यावश्यक, अति प्लस आवश्यक। तीसरा है षडानन, षड प्लस आनन। इसके बाद में है गुरुपदेश, गुरु प्लस उपदेश। तो दोस्तों, इसमें से हमें सही नहीं है ये बताना है। तो इसमें हम आप वीडियो को रोक करके अच्छे से आपका आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप सारे प्रश्नों के टिक लगा करके अपना मूल्यांकन करें। तो दोस्तों, इसमें हमें करना है कि सही नहीं है। तो देखिए, सप्त प्लस ऋषि भी सही है, षट प्लस आनंद भी सही है, और गुरु प्लस उपदेश भी सही है। तो हमारा बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, अति प्लस आवश्यक। ये अति दोस्तों देखिए उपसर्ग से बना है, तो अति में हमेशा ध्यान में रखिएगा अति छोटी ई ही होती है। अति प्लस आवश्यक, उसके बाद में क्या बनेगा, अत्यावश्यक। यण संधि है यहाँ पर, ध्यान में रखेंगे हम, यण संधि का ये उदाहरण है। आधे अक्षर वाली संधि भी इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस विकल्प में विलोम युग्म है? किस विकल्प में ये जो विलोम शब्द का युग्म है वो हमें छांटना है दोस्तों। तो देखिए, सापेक्ष, निरपेक्ष, निर्मल, निर्मूल, पर्याय, पर्याप्त, घटना, घटाना। तो देखिए, विलोम शब्द छांटने हैं हमें। तो देखिए, ये भी नहीं होगा, बी, डी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन हो जाएगा सापेक्ष और निरपेक्ष। तो हमारे विलोम शब्द वाले में जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सापेक्ष और निरपेक्ष। दोस्तों, इस वीडियो को आप स्पीड बढ़ा करके भी अच्छे तरीके से जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हैं बिना समय गंवाए। तो मेरा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है कमेंट्स करके ज़रूर बताएं दोस्तों। ठीक है, आगे हम देखते हैं। इसमें तीसरा प्रश्न है, सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सदैव देखिए दोस्तों, 2 मात्रा वाली संधि है, इसको वृद्धि संधि का उदाहरण कहते हैं। तो देखिए, सद प्लस एव, सदा प्लस एव, सद प्लस ऐव, सदा प्लस ऐव। तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन हमारा सही है। तो सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, सदा प्लस एव। तो 2 मात्रा वाली संधि यहाँ पर कौन सी संधि है दोस्तों? वृद्धि संधि का ये उदाहरण है। ठीक है, 1 मात्रा वाली संधि को गुण संधि कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है? मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। तो देखिए, पहला ऑप्शन है आप भला तो जग भला। दूसरा है यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा। ऐसे समय में आप साथ न दोगे तो कौन देगा?
अपनों से बड़ों का आदर करना चाहिए। तो यहाँ पर मध्यम पुरुष यानी कि सामने वाले के बारे में, कर्ता जिससे बातें करता है वो मध्यम पुरुष होता है। तो यहाँ पर हमें छांटना है सामने वाले को। तो सामने वाले को या तो अपन तुम, तू कहते हैं या फिर आप कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें छांटना है। कैसे छांटेंगे? आप भला तो जग भला। तो इसमें स्वयं के लिए आ रहा है दोस्तों कि हम भले हैं तो जग भला है। यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा, मतलब अपने आप स्वयं के लिए ही आ रहा है ये। तो ये भी क्या है? उत्तम पुरुष है। ये भी उत्तम पुरुष है, ये भी उत्तम पुरुष है। ऐसे में आप साथ न दोगे तो कौन देगा? अब देखिए ये वाला जो वाक्य है वो सही लग रहा है, क्योंकि आप साथ न दोगे, सामने वाले को कहा जा रहा है कि आप साथ न दोगे तो कौन देगा। तो हमारा सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अपनों से बड़ों का आदर करना चाहिए। तो अपने से बड़ा अपना स्वयं का हो गया है। तो ये तीनों ऑप्शन उत्तम पुरुष के हैं और ये एक मध्यम पुरुष का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए 5वां प्रश्न है पितृधन अनुमति। पितृनुमति शब्द का संधि विच्छेद बताना है। पितृनुमति का संधि विच्छेद हमें बताना है। पितृ प्लस अनुमति, इसके बाद में देखिए पितृ प्लस अनुमति, पितृनु प्लस मति, पितृनु प्लस मति। तो दोस्तों देखिए ये तो पूरी तरह से डी और सी तो वैसे भी पूरी तरह से गलत हो जाएंगे। तो अब इसके बाद में हमें इन दोनों में लगाना है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर है पितृ प्लस अनुमति और यहाँ है पितृ प्लस अनुमति। तो पिता की अनुमति से संबंधित हमें निकालना है। तो देखिए पिता पितृ होते हैं, ना कि पितृ होते हैं। ठीक है, ये पितृ तो देवताओं वाला हो गया है। तो बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, पितृ प्लस अनुमति। पितृ प्लस अनुमति का ये उदाहरण है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किस शब्द की संधि सही है? किस शब्द की संधि सही है? तो देखिए अभि प्लस अर्थी अभ्यार्थी, दिक् धन मंडल दिग्मंडल, मातृ प्लस आदेश मात्रादेश और मही प्लस इंद्र महेंद्र। तो देखिए यहाँ पर हमें सही ऑप्शन निकालना है। तो दोस्तों अभि प्लस अर्थी अभ्यर्थी, दोस्तों अभ्यर्थी नहीं होता है, क्या होता है? अभ्यर्थी होता है। क्या होता है? अभ्यर्थी होता है, अभ्यर्थी होता है दोस्तों। आगे देखिए दिक् धन मंडल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? दिग्मंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिग्मंडल हो जाएगा। आगे देखते हैं हम मातृधन आदेश, तो मात्रादेश और मही ई और ई मिलके दोस्तों बड़ी ई बनती है। तो ये महेंद्र होना चाहिए, ना कि महेंद्र। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। मातृ प्लस आदेश बराबर क्या होता है? मात्रादेश होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर मातृ अनुमति शब्द में कौन सी संधि है? पहला है गुण संधि, दूसरा है यण संधि, तीसरा है अयादि संधि और चौथा है वृद्धि संधि। तो देखिए दोस्तों हम ऊपर भी पढ़ करके आए हैं, जैसे हमने पढ़ा है पितृनुमति, उसके बाद में हमने पढ़ा मात्रादेश। तो अब हमारा जो आ रहा है मातृनुमति। तो यहाँ पर हमें संधि बतानी है। तो दोस्तों गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि। तो हमारा बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, यण संधि। दोस्तों देखिए मातृधन अनुमति, क्या हो जाएगा ये? मातृधन अनुमति। ठीक है, मातृधन अनुमति यण संधि का उदाहरण है। आधे अक्षर वाली संधि इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये जो री है, री का क्या हो जाता है? र हो जाता है। यण संधि में क्या होता है दोस्तों? ई का य बन जाता है, उ का व बन जाता है और री का र बन जाता है। तो इस तरह से मातृनुमति का क्या हो जाएगा दोस्तों? मातृनुमति का यण संधि सही आंसर हो जाएगा। यण संधि का ये उदाहरण है। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो हमने पढ़ा है कि भाई संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला है सर्वनाम, दूसरा है विशेषण, तीसरा है क्रिया और चौथा है क्रिया विशेषण। तो बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा हमारा। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है? तो देखिए अनुधन एषण, क्या बनेगा इसका? अनुधन एषण। तो कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों? यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या व्यंजन संधि। तो इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा दोस्तों? अनु प्लस एषण। क्या बनेगा? अनुधन
ऐषण। तो देखिए ऊ का क्या हो रहा है, वह हो रहा है। यहाँ पर देखिए ऊ का वह हो रहा है। तो हमने पढ़ा था ई का य, ऊ का वह और री का र। तो कौन सी संधि में बनता है दोस्तों, यण संधि में बनता है। आधे अक्षर वाली संधि इसको कहा जाता है। तो देखिए ध्यान में रखिएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, यण संधि का ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए अगला प्रश्न है हमारी स्क्रीन पर, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। ठीक है, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए हुए हैं जिनमें से एक गलत है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं, जहाँ कोई विघ्न ना हो। जहाँ कोई विघ्न ना हो, निर्विघ्न। क्या कहा जाता है उसे, निर्विघ्न। जिसे जीतना आसान हो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, दुर्जेय। जो आसानी से दिखाई न पड़े वो क्या है, दुर्लक्ष्य। और जो ज़्यादा दीर्घ न हो वो है न अति दुर्ग। तो ये इनमें से चारों में से दोस्तों एक गलत है। तो हम देख लेते हैं इसके अंदर। देखिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, जिसे जीतना आसान हो। दुर्जेय, दुर्जेय दोस्तों दुर का मतलब तो कठिन होता है। जिसे जीतना कठिन होता है वो होता है दुर्जेय। जिसे जीतना आसान हो वो दुर्जेय कैसे हो सकता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, दुर्जेय। किस शब्द में प्र उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है, प्र उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है। पहला ऑप्शन है प्रख्यात, दूसरा है प्रज्वलित, तीसरा है प्रत्युष और चौथा है प्रकृति। तो दोस्तों प्र उपसर्ग अलग करना है इसमें से। तो देखिए इसमें मूल शब्द क्या बन रहा है, प्र प्लस ख्यात, प्र प्लस ज्वलित, प्र प्लस तुष और प्र प्लस कृति। तो कौन सा ऑप्शन सही नहीं है हमारा, तीसरा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि प्रत्युष शब्द पूरा का पूरा है, जबकि इन तीनों में क्या है, प्र उपसर्ग लग करके मूल शब्द में प्र उपसर्ग लगा करके बनाया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रत्युष। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों 12वां, प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। प्रत्यय बताना है, प्रत्यय की दृष्टि से कौन सा सही है। मानव प्लस ई मानवी, राधा प्लस ए राधेय, मृ प्लस अक मारक और स्थान प्लस अनीय, यह है स्थानीय। तो यहाँ पर हमें चारों ऑप्शन में से असुमेलित यानी गलत विकल्प का चयन करना है। तो दोस्तों देखिए ए में है मानव प्लस ई मानवी, बिल्कुल सही है। दूसरा है राधा प्लस ए राधे, बिल्कुल सही है। मृ प्लस अक मारक सही है। स्थान प्लस अनीय गलत है। ठीक है, स्थान प्लस ई प्रत्यय आएगा, ना कि अनीय प्रत्यय आएगा, इसलिए हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। स्थान प्लस अनीय असुमेलित विकल्प है 12वें प्रश्न में। अगला है देखिए 13वें नंबर का प्रश्न है, सर्वनाम से संबंधित भाववाचक संज्ञा कौन सी है। सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा हमें बतानी है। तो देखिए औचित्य, ईर्ष्या, अहंकार और कायरता। तो देखिए ये उचित, यह प्रत्यय के योग से उचित प्लस यह औचित्य, ये ईर्ष्या शब्द है। और यहाँ पर देखिए अहम प्लस कार, अहंकार शब्द कैसे बना है, अहम प्लस कार। तो अहम क्या है, सर्वनाम है, तो अहम प्लस कार से बना है अहंकार। तो ये शब्द सही हो जाएगा यहाँ पर, बी नंबर ऑप्शन सही है, अहम प्लस कार सर्वनाम से बना भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगले प्रश्न देख लेते हैं हम। 14 नंबर में किस विकल्प में तत्सम शब्द प्रयुक्त हुए हैं। सभी शब्द तत्सम शब्द हैं, ऐसा विकल्प हमें छांटना है। तो पहले में देखिए आसमान और शालक, नाजी और सेमिनार, अगला है वत्स और उलूक, चौथे में है खंबा और मसूल। तो सभी शब्द तत्सम शब्द छांटने हैं हमें, तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, वत्स और उलूक। 15वें प्रश्न में देखिए किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। परस्पर यानी सारे पर्यायवाची शब्द जो है एक ही शब्द के हैं। तो देखिए रोहित, सारंग, चक्रांग, कृष्णसार। दूसरा है संध्या, सांझ, गोधूली और मराल। मयूर, शिखी, बलाहक, पंचनख। और ये है डी, धनंजय, पार्थ, कौंते और गुडाकेश। दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फटाफट से आंसर देखिए आप लोग। पर्यायवाची शब्द बताने हैं, एक ऑप्शन कौन सा सही है। तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सारे किसके पर्यायवाची हैं दोस्तों, अर्जुन के पर्यायवाची हैं। धनंजय, पार्थ, कौंते और गुडाकेश, ये सभी किसी के हैं, अर्जुन के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। अर्थ की दृष्टि से असंगत मुहावरे का चयन कीजिए। देखिए
असंगत मुहावरा मतलब 3 सही है और 1 गलत है, उसका चयन करना है हमें। कंधे से कंधा छिलना, अत्यधिक भीड़ होना, ऊंचे नीचे पैर पड़ना, आंगन का समतल होना, एक घाट का पानी पीना, एकता और सहिष्णुता होना, कमान से तीर निकल जाना, अवसर चूक जाना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? बी नंबर ऑप्शन सही है। ऊंचे नीचे पैर पड़ना, आंगन का समतल न होना, ये गलत हो जाएगा। बाकी सारे सही हैं। कंधे से कंधा छिलना, अत्यधिक भीड़ होना, एक घाट का पानी पीना, एकता और सहिष्णुता होना, कमान से तीर निकल जाना, अवसर चूक जाना। अगला है, निम्न में से किस विकल्प के सही शब्द शुद्ध हैं? पहला है किरीट, भार्यापति, आध्यात्म, शताब्दी, साधुवाद, मुहूर्त, शशिभूषण, जयंती, ऊर्ध्वगामी, चंद्रमौली, समाविष्ट और मुनिजन। तो दोस्तों सही शब्दों का विकल्प हमें चयन करना है, सारे शब्द शुद्ध होने चाहिए। तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चंद्रमौली, समाविष्ट और मुनिजन, ये तीनों शब्द शुद्ध लिखे हुए हैं, बाकी तीनों में कोई ना कोई गलत चल रहा है दोस्तों, इसलिए हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगले चलते हैं हम, हमारा 18 नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? तो 4 ऑप्शन है दोस्तों, 1 सही है, 3 गलत हैं। तो एनफोर्समेंट, अप्रभावशाली होना, ओवरड्राफ्ट, अतिमात्रा, रिव्यू, पुनर्विलोकन और मेलेडमिनिस्ट्रेशन, व्यवस्थित प्रशासन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दावली के प्रश्न भी आते हैं। तो सी नंबर का ऑप्शन है रिव्यू। रिव्यू का मतलब होता है पुनर्विलोकन दोस्तों, तो ये सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी तीनों गलत हैं। निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यह काम कोई वकील से ही हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को सात्विक जीवन जीना चाहिए। मैंने राधा को एक पुस्तक समर्पित की। कृपया दरवाज़ा बंद करने का कष्ट करें। तो दोस्तों ए नंबर का ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। यह काम कोई वकील से ही हो सकता है नहीं होगा दोस्तों, या तो कोई की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, किसी। यह काम किसी वकील से ही हो सकता है, या फिर हमें करना पड़ेगा यह काम कोई वकील ही कर सकता है। तो ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला पत्र कहलाता है परिपत्र, अनुस्मारक, निविदा या प्रार्थना पत्र। तो दोस्तों देखिए, पूर्व में पत्र भेजा गया है, उसकी वापस याद दिलाने के लिए पत्र लिखा जा रहा है, तो उसे हम कहेंगे अनुस्मारक। क्या होता है दोस्तों? अनुस्मारक। स्मारक देखिए दोस्तों, स्मरण से बना है, स्मरण मतलब याद दिलाना। इसके अलावा देखिए परिपत्र, तो एक से अधिक अधिकारियों को एक साथ कोई संदेश भेजना हो, पत्र लिखना हो, तो वो परिपत्र होता है। और निविदा का मतलब होता है कोई सामान अगर हमें बेचना है तो उसके लिए निविदाएं प्रस्तुत की जाती है। और ये है प्रार्थना पत्र, एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये हमारे हिंदी के 20 प्रश्न कंप्लीट होते हैं दोस्तों। अब शुरू हो रहे हैं हमारे इंग्लिश के 15 प्रश्न। तो देखिए इसके अंदर पहला प्रश्न है, माई फ्रेंड एंड हिज फादर, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, मीटिंग अस। तो माई फादर एंड हिज फादर मीटिंग अस टुमारो। तो इसके अंदर हमें वर्ब लगानी है, हेल्पिंग वर्ब है, आर, इज, विल और हैव। तो इसमें हमें देखना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए, माई फ्रेंड एंड हिज फादर आर मीटिंग अस टुमारो। ठीक है, टुमारो यानी आने वाला कल। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आर। अगला ऑप्शन देख लेते हैं हम यहाँ पर। 22 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्न में से कौन सा सही है? तो दोस्तों 22 नंबर में हमारे पहला प्रश्न देखिए, पहला ऑप्शन देखिए, आई होप ही विल सक्सीड एट हिज वर्क। दूसरा है, आई होप ही विल सक्सीड ऑन हिज वर्क। आई होप ही विल सक्सीड इन हिज वर्क। होप ही विल सक्सीड फॉर हिज वर्क। तो मैं आशा करता हूँ कि वह अपने कार्य में सफल होगा। तो सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। ही के साथ में दोस्तों हिज ही आता है, तो मैं आशा करता हूँ कि वह अपने वर्क में सफल हो। अगला देखिए, चेंज द वॉइस इन सेंटेंस गिवन बिलो बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो देखिए दोस्तों, इसमें वी हैड टू काउंट द मनी, तो इसमें हमें सही करना है यहाँ पर, द मनी वाज टू बी काउंटेड, द मनी हैड बीन काउंटेड, द मनी वाज काउंटेड, द मनी हैड टू बी काउंटेड। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा?
तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही, द मनी हैड टू बी काउंटेड। ठीक है, वी हैड टू काउंट द मनी, तो द मनी हैड टू बी काउंटेड, तो ये डी नंबर का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न है somebody has already used this towel, somebody has already used this towel। तो इसमें हमारे 4 ऑप्शन हैं, इनमें से हमें सही बताना है कौन सा है। तो देखिए this towel is already used, this towel was already used, this towel has already been used, this towel had already used। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर का ऑप्शन है, this towel। देखिए दिस टॉवल हैज़ ऑलरेडी बीन यूज्ड। ठीक है, समबडी को हम नहीं लाएंगे क्योंकि समबडी का मतलब कोई भी होता है, तो किसी के द्वारा भी यूज़ किया गया है। तो दिस टॉवल हैज़ ऑलरेडी बीन यूज्ड। अगला प्रश्न है आई फाउंड, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है हमें, 100 रुपी नोट अंडर द पिल्लो। आई फाउंड, अब देखिए एन, ए, द और नो आर्टिकल, तो एक 100 रुपीज़ का नोट है वह पिल्लो के ऊपर है, तो उसको हमें जो है फाउंड यानी पाया गया है। तो ए एक है, तो क्या नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। 25 नंबर पर ए क्या आएगा दोस्तों? यहाँ पर ए आएगा। अगला देख लेते हैं हम। 26 नंबर प्रश्न है चेंज इनटू डायरेक्ट नरेशन, चेंज इनटू डायरेक्ट नरेशन। शी आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग आई हैड वर्कड देयर। तो इसको क्या करना है दोस्तों? डायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। तो देखिए ये इनडायरेक्ट दिया हुआ है, इसको डायरेक्ट बनाना है। तो शी आस्क्ड है तो हम क्या बना देंगे? शी सेड। तो चारों में ही शी सेड है। इसके बाद में हम देखते हैं मी हाउ लॉन्ग आई हैड वर्कड देयर। तो पहला ऑप्शन है सी सेड हाउ यूवर वर्कड देयर। शी सेड हाउ लॉन्ग have you working here? She said how long have he working here? She said me how long have worked here? तो 26 नंबर पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी नंबर का, she said how long have you working here। आगे देखते हैं हम। she said you may need my help। इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है इसको, तो she said you may need my help। तो 27 नंबर पर देखिए पहला ऑप्शन है यहाँ पर शी टोल्ड दैट आई मे नीड माई हेल्प, शी टोल्ड दैट आई मस्ट नीड हर हेल्प, शी टोल्ड दैट आई माइट नीड हेल्प। डी नंबर है शी टोल्ड मी दैट आई माइट नीड हर हेल्प। तो हमारा डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, शी टोल्ड मी दैट। आई माइट, मे का माइट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। मे किस में बदल जाता है? माइट में बदल जाता है। मे इसके बाद में नीड, अब ये माई जो है किस में बदल जाएगा? मी हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो शी के हिसाब से हम करेंगे यहाँ पर हर हेल्प। ठीक है, तो आई माइट नीड हर हेल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 28 नंबर प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन चूसिंग फ्रॉम ऑप्शंस गिवन बिलो। ही जम्प्ड द रिवर। अब इसमें से हमें दोस्तों प्रीपोजिशन छांटनी है। इनटू, टू, विद इन, ऑन। तो 28 नंबर पर हमारे देखिए ही जम्प्ड द रिवर, तो रिवर में छलांग लगाई है उसने। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? इनटू। तो ही जम्प्ड द रिवर, उसने जंप किया है रिवर में, तो इनटू का मतलब होता है में। आई बॉट दिस शर्ट ₹200। मैंने 200 रुपये में यह शर्ट खरीदी है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन आएगा? फॉर, इन, विद, ऑफ। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? फॉर। क्या आएगा? फॉर। आई बोट दिस शर्ट फॉर ₹200। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आएगा 4। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। 30 नंबर प्रश्न, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम दोज गिवन बिलो। पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस छांटना है इनके अंदर से हमें 30 नंबर के ऑप्शन में। तो देखिए
ही विल प्रोबेबली से नो एंड इट्स वर्थ आस्किंग। बी है ही विल प्रोबेबली से नो दो थॉट इट्स वर्थ आस्किंग। ही विल प्रोबेबली से नो और इट्स वर्थ आस्किंग। ही विल प्रोबेबली से नो वाइल इट्स वर्थ आस्किंग। तो यहाँ पर हमारा बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। ही विल प्रोबेबली से नो थॉट इट्स वर्थ आस्किंग। अगला प्रश्न है पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम दोज गिवन बिलो। वही करेक्ट सेंटेंस छांटना है इसमें से हमें। तो देखिए, शी टर्न डाउन द ऑफिस आफ्टर द पैकेज वाज क्विट अनअट्रैक्टिव। शी टर्न डाउन द ऑफर इफ द पैकेज वाज क्विट अनअट्रैक्टिव। शी टर्न डाउन द ऑफर बिकॉज द पैकेज वाज क्विट अनअट्रैक्टिव। She turned down the offer in case the package was quite unattractive। तो 31 नंबर पर शी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। She turned down the offer because, क्योंकि लगाएंगे दोस्तों हम कि उसने वापस कर दिया ऑफर को क्योंकि the package was quite unattractive, वह आकर्षित नहीं था। ठीक है, बिल्कुल भी। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन, अनुवाद करना है इसका। सुझाव मान लिया जाए। सजेशन में बी एक्सेप्टेड, सजेशन में नॉट बी एक्सेप्टेड, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, नोट आ गया है इसमें। प्रपोजल में बी एक्सेप्टेड, इंस्ट्रक्शंस में बी एक्सेप्टेड। तो सुझाव है दोस्तों, पहली बात तो सुझाव है, तो सुझाव के लिए सजेशन शब्द होता है, तो ये दो तो बिल्कुल गलत हो गए। ठीक है दोस्तों, ये दो तो बिल्कुल गलत हो गए, प्रपोजल और इंस्ट्रक्शन। और इन दो के अंदर देखिए इसमें भी नोट लगा हुआ है, इसलिए ये भी बिल्कुल गलत हो गया। तो ए सही हो जाएगा, सजेशन में बी एक्सेप्टेड, सुझाव मान लिया जाए। देखिए, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन, सही अनुवाद छांटना है यहाँ पर। यह मामला अभी विचाराधीन है, विचाराधीन है। दिस केस इज स्टिल कॉन्सिडरेशन, दिस पॉइंट इज स्टिल कॉन्सिडरेशन, दिस प्रपोजल इज स्टिल कॉन्सिडरेशन और दिस मैटर इज स्टिल अंडर कॉन्सिडरेशन। तो 33 नंबर पे हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी। तो मामले को दोस्तों मैटर कहा जाता है। ठीक है, तो डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। दिस मैटर इज स्टिल अंडर कॉन्सिडरेशन। अभी स्टिल लगाया गया है, अभी विचाराधीन है, जिस पर विचार चल रहा है, तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, स्टिल लगाते हैं। अगला देखिए, उल्लंघन करते हुए, ट्रांसलेशन इन इंग्लिश इनटू इंग्लिश, इन लिeu ऑफ, इन कॉन्ट्रैक्ट विद, इन कॉन्ट्रीवेशन ऑफ, इन कॉम्प्लियंस विद। तो इसके अंदर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, उल्लंघन करते हुए, तो इन कॉन्ट्रीवेंशन ऑफ, ये सही हो जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं अगला प्रश्न, चेंज इनटू अफर्मेटिव। आई हैव नॉट सीन योर ब्रदर हेयर, आई हैव नॉट सीन योर ब्रदर हेयर, इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना है दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन देखो, आई हैव सीन योर ब्रदर हेयर, आई एम सीन योर ब्रदर हेयर, आई सा योर ब्रदर हेयर, आई हैव सीन योर ब्रदर हेयर। तो 35 नंबर पर हमारा डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, आई हैव सीन योर ब्रदर हेयर। ये जो बीच में नॉट लगा हुआ है दोस्तों, अफर्मेटिव मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, ये नेगेटिव वाक्य है, नकारात्मक है, इसको अफर्मेटिव में चेंज करना है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट हटा देंगे, आई हैव सीन योर ब्रदर हेयर। ठीक है दोस्तों, ये हमने इंग्लिश के 35 प्रश्न देख लिए हैं। इसके बाद में हम भूगोल के यानी राजस्थान जियोग्राफी के 20 प्रश्न देखेंगे। तो आइए देखते हैं, हमारा पहला प्रश्न है भूगोल का, वैसे 36 नंबर का प्रश्न है, तो देखते हैं। 1800 ईस्वी में आज के राजस्थान को राजपुताना कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो देखिए, हेकेट
ऑलचिन, जॉर्ज थॉमस और जेम्स टोड। तो 1800 की बात की गई है दोस्तों। राजस्थान को राजपुताना शब्द किसने दिया था? जॉर्ज थॉमस ने दिया था। जेम्स टोड ने 1829 में राजस्थान शब्द को एक तो राजस्थान कहा था और एक राजस्थान शब्द दिया था। ये किसने दिए थे? जेम्स टोड ने दिए थे। और राजपुताना शब्द जी दिया है जॉर्ज थॉमस ने 1800 में दिया है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी, पीपल, रोहिड़ा और नीम। तो ये एकदम आपके लिए सरल सा प्रश्न है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्य वृक्ष है खेजड़ी। और रोहिड़ा, देखिए रोहिड़ा क्या है? रोहिड़ा का फूल जो है वह क्या है? अपना राज्य पुष्प है दोस्तों। क्या है ये? राज्य पुष्प। ठीक है। राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया? तो देखिए हमारी अरावली भी क्या है? प्री कैम्ब्रियन काल की जो है पहाड़ माना जाता है दोस्तों। सबसे प्राचीनतम पर्वत माना जाता है। तो प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का वर्णन करने वाले सबसे पहले कौन से विद्वान थे? C.A. हैकट, M.S. खुराना, ला टाचे, M.S. हेरोन। तो यहाँ पर देखिए 38 नंबर पर हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसने किया है? M.S. हेरोन ने किया है। निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है? चंबल, लूणी, साबरमती और खारी। तो दोस्तों देखिए सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी। आती मध्य प्रदेश से है ये, राजस्थान में प्रवेश करके उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है ये, लेकिन फिर भी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। और पूर्णतः बहाव की दृष्टि से बात करें राजस्थान की सबसे लंबी नदी तो कौन सी है? बनास नदी। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आना सागर झील स्थित है? बहुत ज़्यादा इजी प्रश्न है आपके लिए। कोटा, जयपुर, अजमेर और उदयपुर। तो आना सागर झील सब जानते हैं दोस्तों, अजमेर जिले में है, अजमेर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? तो नाली, नाडी, टोबा, जोहड़। देखिए दोस्तों बताइए फटाफट। नाली, नाडी, टोबा, जोहड़ जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है। तो दोस्तों नाली हो जाएगा यहाँ पर। नाली में जल संरक्षण थोड़ी किया जाता है। नाडी, टोबा और जोहड़ में पानी को एकत्रित किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले पारिस्थितिकीय समस्या सेम से भीषणतम प्रभावित है? सेम की समस्या से मतलब दलदली इलाका बन जाता है दोस्तों। तो वहाँ पर कौन से 2 जिले प्रसिद्ध हैं ये बताना है हमें। तो देखिए बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जालोर, सिरोही, गंगानगर, हनुमानगढ़ और भरतपुर, धौलपुर। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। दोस्तों इंदिरा गांधी नहर की वजह से वहाँ पर अत्यधिक पानी ज़मीन में नमी हो गई है, उस वजह से वहाँ पर सेम की समस्या उत्पन्न हो गई है कि क्या वहाँ पर क्या हो गया है? अब दलदल बनने की स्थिति आ गई है। इस वजह से ये 2 जिले हैं, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है? तो दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है प्रशासनिक दृष्टि से। तो पहला है आरक्षित, दूसरा है सुरक्षित और तीसरा है अवर्गीकृत। सी नंबर का ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर अनारक्षित वन कोई से भी नहीं है। तो देखिए आरक्षित वन है पहले नंबर पर, सुरक्षित वन है दूसरे नंबर पर और अवर्गीकृत वन है तीसरे नंबर पर। तो सर्वाधिक जो हमारे राजस्थान में वन है वो कौन से हैं? सुरक्षित वन है। ठीक है, उसके बाद में आरक्षित वन है और सबसे कम कौन से हैं? अवर्गीकृत वन। तो आरक्षित वनों में देखिए दोस्तों कटाई वगैरह और जो है चारण करते हैं, पशु चारण, वो बिल्कुल तरह से सरकार के द्वारा पाबंद है। सुरक्षित वन में क्या कर सकते हैं हम? अनुमति लेकर के वृक्ष काट भी सकते हैं और पशु चारण भी कर सकते हैं। अवर्गीकृत वनों में हम किसी भी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। बाघ परियोजना अभियान का आरंभ हुआ था। बाघ परियोजना अभियान का आरंभ कब हुआ था? 1981 में, 83 में, 71 में और 73 में। तो बताइए फटाफट से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा कि बाघ परियोजना का आरंभ सबसे पहले कहाँ पर हुआ था दोस्तों? 1973 में हुआ था। और हमारा जो रणथंभौर है सवाई माधोपुर में, वह पहली बाघ परियोजना प्रारंभ की गई थी। तो 1973 में दोस्तों
बाघ परियोजना का प्रारंभ किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या आकार के आधार पर भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? जनसंख्या के आधार पर भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? 7वां, 5वां, 8वां या 9वां? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। 8वां स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में। राजस्थान से आगे कितने राज्य हैं? 7 राज्य हैं। अगला क्वेश्चन देख। तो दोस्तों बीच में एक बार फिर आपको याद दिला रही हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आई हूँ मैं, इनमें आप अपना मूल्यांकन कीजिए क्योंकि परीक्षा अब बहुत ही नज़दीक है। निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? दोस्तों मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? जयपुर, भीलवाड़ा, नागौर या ब्यावर? तो मैनचेस्टर यानी कपड़े बनाने की मिलें, सूती वस्त्र उद्योग वगैरह कहाँ पर है? सर्वाधिक कपड़े कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्तों भीलवाड़ा को। किसको कहा जाता है? भीलवाड़ा को, ठीक है। और भारत का अगर मैनचेस्टर कहें तो हम किसको कहेंगे? अहमदाबाद को। तो राजस्थान का मैनचेस्टर है भीलवाड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र और जिले सही सुमेलित नहीं है? देखिए पहला है कुबड़पट्टी, अजमेर और नागौर। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच। भोराट का पठार चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। ऊपरमाल का पठार भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है कौन सा सही नहीं है। तो देखिए दोस्तों कुबड़पट्टी कहा जाता है अजमेर और नागौर के बीच के क्षेत्र को। अत्यधिक खारेपन के कारण यहाँ पर क्या होता है, लोगों के अंदर हड्डियों की समस्या हो जाती है और दांत पीले पड़ जाते हैं। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में, हमें पता है 56 नदी नाले हैं वहाँ पर। भोराट का पठार चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ऊपरमाल का पठार भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ठीक है। तो सी नंबर का ऑप्शन सही है, भोराट का पठार चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहते हैं? जोधपुर, भीलवाड़ा, कोटा या चित्तौड़गढ़? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए दोस्तों। औद्योगिक शहर बताना है राजस्थान का, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, कोटा। राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसका आकार विषम कोण चतुर्भुज के समान है। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 किलोमीटर है। इसकी स्थलीय सीमा 6,920 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर है। तो यहाँ पर हमें 49 नंबर पर ऑप्शन बताना है कौन सा सही है। तो 3 गलत हैं और जो है 1 सही है। तो सत्य कथन बताना है दोस्तों। तो इसका आकार ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, विषम कोण चतुर्भुज के समान है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका उत्तर से दक्षिण तक विस्तार 869 नहीं है बल्कि कितना है, 826 है। 6,920 नहीं है बल्कि कितने हैं, 5,920 है, ठीक है। 3,42,329 नहीं है, कितने हैं दोस्तों, 339 है, ठीक है। 29 की जगह कितने आएंगे, 39 आएंगे। तो ये ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख। विश्व मानचित्र में राजस्थान की स्थिति और विस्तार। तो राजस्थान की स्थिति और विस्तार बताना है दोस्तों, कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए 23 डिग्री 12 मिनट से 30 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। देखिए विश्व के मानचित्र में बताना है 23 डिग्री 3 मिनट से 30.22 उत्तरी अक्षांश तक, 23 डिग्री 3 मिनट से 30.12 उत्तरी अक्षांश तक, और 23 डिग्री 2 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हमने पृथ्वी को बांटा हुआ है, उत्तर उत्तर दक्षिण और क्या नाम है, पूरब और पश्चिम। तो हमारा ये जो भारत है वो इस जगह पर आता है, भारत इस जगह आता है। तो भारत के इस वाले पश्चिमी एरिया में क्या है दोस्तों, राजस्थान है। तो देखिए ये उत्तरी अक्षांश है ऊपर वाला, और ये नीचे वाला कौन सा है, दक्षिणी अक्षांश। तो सबसे पहले हमें अक्षांश जो है सर्च करना है। तो हमारा जो है भारत भी उत्तरी अक्षांश में हो गया है और राजस्थान भी उत्तरी अक्षांश में। उत्तरी अक्षांश फिक्स करने के बाद में हम इसके क्या करेंगे दोस्तों, ये नंबर देखेंगे कि कौन सा सही है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही होएगा,
23 डिग्री 3 मिनट से 30.12 उत्तरी अक्षांश। दोस्तों अक्षांश रेखाएं आडी है और देशांतर रेखाएं सीधी है, इसका भी हमें ध्यान में रखना है। तो ये जो सीधी रेखा है वो तो है देशांतर, और ये आडी रेखा कौन सी है, अक्षांश रेखा। तो इसके हिसाब से हमें बताना है। तो 23 डिग्री 3 मिनट से ये शुरू होता है, ठीक है, और 30.12 उत्तरी अक्षांश, ये यहाँ तक के पूरे अक्षांश बनते हैं इसके। तो अच्छे से याद करना है, कई बार पूछा जाता सवाल है ये। 23 डिग्री 3 मिनट से 30.12 उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान की स्थिति और विस्तार है। राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है। अब देखिए दोस्तों, एकदम राजस्थान के बीचों बीच है, तो उनकी सीमा किसी न तो राज्य से लगती है और न किसी देश से लगती है। ऐसे जिलों को हमें छांटना है। तो देखिए, प्रतापगढ़, दौसा, टोंक, बांसवाड़ा, राजसमंद, पाली, जयपुर, नागौर, धौलपुर, अजमेर, बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली, जोधपुर, करौली, भीलवाड़ा, दौसा, नागौर, टोंक। तो दोस्तों इनमें हमें छांटना है। तो देखिए, प्रतापगढ़, दौसा, टोंक, ये बांसवाड़ा जो है ना दोस्तों, बांसवाड़ा कहाँ से लगता है दोस्तों, मध्य प्रदेश से भी लगता है और इधर गुजरात से भी लगता है। पाली, जयपुर, नागौर, अब ये धौलपुर देखिए दोस्तों, इसमें धौलपुर कहाँ से, उत्तर प्रदेश से लगता है। अब डी नंबर में देखिए, करौली, भीलवाड़ा, दौसा, नागौर और टोंक। तो ये जो करौली है वो देखिए मध्य प्रदेश से लगता है। तो यहाँ पर देखिए, बूंदी भी बीच में है, दौसा भी बीच में है, राजसमंद भी बीच में है, पाली भी बीच में है और जोधपुर भी बीच में है। तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सारे ज़िले क्या है दोस्तों, राजस्थान के अंतर्वर्ती ज़िले हैं, जिनकी सीमा किसी भी राज्य से या देश से नहीं लगती है। राजस्थान का राज्य पक्षी बताना है, मोर, तोता, गोडावण या नीलगाय। तो सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। 52 नंबर पर गोडावण, राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है, गोडावण। और देखिए, मोर है भारत का राष्ट्रीय पक्षी, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है। तो कौन सा राजमार्ग है ऐसा हमारा, राष्ट्रीय राजमार्ग 8, NH20 को कहते हैं नेशनल हाईवे। तो NH76, NH79 और NH15। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 53 नंबर पर हमारा जो है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना से भी सम्मिलित है और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से भी संबंधित है। तो 53 नंबर इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग 76 पर आधारित है, ठीक है दोस्तों। अगर आपने पूरी डिटेल स्टडी कर ली है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को जो है स्पीड बना करके भी देख सकते हैं दोस्तों। स्पीड बढ़ा करके आपके मूल्यांकन के प्रश्न देख सकते हैं। राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है 23 मार्च, 30 मार्च, 3 मार्च, 30 मार्च और 31 मार्च। तो बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में, तो देखिए दोस्तों, चौथे चरण में 30 मार्च को जो है राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। एकीकरण के चौथे चरण से ये स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, तो दोस्तों आप कमेंट्स करके मुझे ये बताइएगा कि राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण जो है उसकी डेट और सन क्या है, जिससे कि हमें राजस्थान के स्थापना दिवस के बारे में पता चलेगा। तो आप इसका आंसर ज़रूर देंगे मुझे कि कौन सा सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरि दुर्ग नहीं है। गिरि दुर्ग नहीं है, गागरोन का दुर्ग, जालोर का दुर्ग, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग या सिवाना का दुर्ग। तो बताइए दोस्तों, कौन सा दुर्ग गिरि दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है। गिरि मतलब पहाड़, पहाड़ पर स्थित। तो ये है दोस्तों गागरोन का दुर्ग। ये स्थल पर स्थित है, इसे जल दुर्ग कहते हैं। ये जो है नदियों के किनारे स्थित है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, गागरोन दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। बाकी ये 3 दुर्ग गिरि दुर्ग की श्रेणी में आते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर ये बना हुआ है। दोस्तों ये हमने पढ़ लिए हैं भूगोल के यानी जियोग्राफी के 20 प्रश्न। इसके बाद में दोस्तों हम पढ़ेंगे कला संस्कृति के 20 प्रश्न। तो पहला प्रश्न देखिए, इसमें राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर कहलाता है। बावड़ियों का शहर, बूंदी, बाड़मेर, कोटा या टोंक। तो 56 नंबर पर हमारा आंसर हो जाएगा बूंदी। बावड़ियों का देखिए, ब से बूंदी, ब से बावड़ी, बावड़ियों का शहर बूंदी को कहा जाता है।
हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह, राजा भाटी, राजा मान सिंह या सवाई प्रताप सिंह। तो हवा महल का निर्माण दोस्तों 57 नंबर पर इम्पोर्टेंट है, सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, सवाई प्रताप सिंह। अगला देख लेते हैं। 58 नंबर प्रश्न है, देवी सांझी किसकी अवतार है? सीता, पार्वती, उषा या गायत्री। तो 58 नंबर पर हमें बताना है, देवी जो सांझी की पूजा की जाती है दीवार पर चित्र बना करके दोस्तों, तो ये किसका अवतार है? पार्वती का अवतार है। राजस्थान की दूसरी मीरा संत राणाबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? कुड़की, साबला, कापड़ोद या हरनावा। तो 59 नंबर पर हमें बताना है, दूसरी मीरा कहा जाता है राणाबाई को, इनका जन्म हरनावा में हुआ था, हरनावा नागौर में हुआ था। बाबा रामदेव की आराधना में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? कामड़ नृत्य, तेहरा ताली नृत्य, रिखिया नृत्य या ढोल नृत्य। तो 60 नंबर पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा तेरह ताली नृत्य। देखिए बाबा रामदेव ने कामड़ पंथ चलाया था, तो कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा जो है तेरह ताली नृत्य किया जाता है रामदेव जी के मेले में दोस्तों, ध्यान में रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। जो रामदेव जी का जो लोक देवता है हमारे, इनके मेले में तेरह ताली नृत्य किया जाता है कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम 61 नंबर पर। देवनारायण जी के भजन गाने हेतु किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो अलगोजा, मंजीरा, जंतर और मोरचंग वाद्य यंत्र का टॉपिक है हमारे सिलेबस में, तो वाद्य यंत्र का हमें पता करना है, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? जंतर। देवनारायण जी के भजन गाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम। राजस्थान में चंद्रभागा मेला अक्टूबर नवंबर में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो देखिए चंद्रभागा नदी के किनारे किया जाता है दोस्तों, कामा, भरतपुर, माउंट आबू, चित्तौड़गढ़ और झालरापाटन। तो 62 नंबर पर हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चंद्रभागा मेला अक्टूबर नवंबर में झालरापाटन, झालावाड़ में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम। सीकर का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? खूड़, नेछवा, पिपराली या खंडेला। तो गोटा उद्योग ये भी पूछा गया सवाल है दोस्तों, तो खंडेला, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, खंडेला। गोटा उद्योग के लिए सीकर का खंडेला नामक स्थान प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कितने राज्यों की सीमाएं राजस्थान से लगती है? राजस्थान से कितने राज्यों की सीमाएं लगती है? 6, 4, 5, 3। तो दोस्तों हम छोटा सा मैप बना करके यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं दोस्तों कि भाई कौन सा जो है राज्य हमारे राजस्थान से लगते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ऊपर ही ऊपर हम देखेंगे तो कौन सा है? पी यानी पंजाब लगता है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए दोस्तों हरियाणा की बॉर्डर लगती है। इसके बाद में इधर हम देखें तो यूपी की बॉर्डर लगती है। फिर उसके बाद में हम ईस्ट वाले एरिया की बात करें तो यहाँ पर एमपी की बॉर्डर लगती है, और हम इधर की तरफ बात करें तो यहाँ पर कौन सी बॉर्डर लगती है? जी यानी गुजरात की बॉर्डर लगती है। तो 1, 2, 3, 4 और 5। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? सी, 5 नंबर ऑप्शन, सॉरी सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि राजस्थान से, हमारे राजस्थान से 5 राज्यों की सीमाएं लगती है। कौन वागड़ की मीरा नाम से जानी जाती है? मीराबाई, गवरीबाई, कोयलबाई या कालीबाई। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों 65 नंबर पर? वागड़। वागड़ क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है उसे वागड़ कहा जाता है। तो वागड़ की मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, गवरीबाई। ठीक है, गवरीबाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। राजस्थान ताराभात की ओढ़नी पहनावा किसमें प्रचलित है? राजस्थान में ताराभात की ओढ़नी कौन सी महिलाओं के बीच में प्रसिद्ध है? आदिवासी महिलाएं, गुर्जर महिलाएं, दलित महिलाएं या जाट महिलाएं। तो देखिए ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, आदिवासी महिलाएं। ताराभात की ओढ़नी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ताराभात की ओढ़नी आदिवासी महिलाओं में प्रचलित है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र को क्या कहते हैं? मांडना, फड़, भराड़ी या तहनिशा। तो बताइए दोस्तों क्या कहा जाता है? तो इसमें हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। तो बताइए फटाफट से आंसर दीजिए हमारा यहाँ पर। तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 67 नंबर पर, भराड़ी। कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? भराड़ी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद में देखिए 68 नंबर पर
झाड़ोल उदयपुर, कुराड़ा नागौर, साबणिया बीकानेर, नंदलालपुरा जयपुर में क्या समानता है। तो दोस्तों यहाँ पर समानता क्या है ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, 68 नंबर पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए, ताम्र उपकरणों के भंडार यहाँ से मिले हैं। क्या ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ताम्र उपकरणों के भंडार यहाँ से मिले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मध्यकाल राजस्थान का कौन सा शासक अभिनव भारत का आचार्य कहलाता है। मध्यकाल में राजस्थान का कौन सा शासक अभिनव भारत का आचार्य, यानी इसको हम डायरेक्ट पूरा एक शब्द भी कह सकते हैं, अभिनव भरताचार्य। क्या कहा जाता है दोस्तों, अभिनव भरताचार्य। तो महाराणा कुंभा, पृथ्वीराज चौहान, मानसिंह या सवाई। यहाँ पर नाम छपा नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पर कोई सा भी ऑप्शन हम डाल सकते हैं। वैसे हमारा ऑप्शन ए सही है। 69 नंबर पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ए, महाराणा कुंभा को अभिनव भरताचार्य के नाम से जाना जाता है। 70 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन से कछवाहा शासक ने मीणाओं को हटाकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया था। तो 70 नंबर पर देखिए आमेर को अपनी राजधानी बनाया था, दुले राय, जय सिंह, कोकिल देव या मान सिंह। तो देखिए आमेर को अपनी राजधानी बनाने वाले कौन है दोस्तों, कोकिल देव। कौन है दोस्तों, 70 नंबर पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोकिल देव ने आमेर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, उससे पहले देखिए कछवाहा वंश की स्थापना करने वाले कौन हैं, दुले राय हैं दोस्तों। दुले राय का दूसरा नाम तेजकरण भी है, और इन्होंने मीणाओं को पराजित कर ये यहाँ पर जो सबसे पहले जो है राजधानी बनाई थी, इन्होंने दौसा को बनाई थी, और दौसा के बाद में इन्होंने राजधानी बनाई थी जमवा रामगढ़ को। ठीक है, तो यहाँ पर मीणाओं को हटा करके आमेर को राजधानी बनाई थी कोकिल देव ने। ठीक है, और दुले राय ने बनाई थी दौसा को और जमुआ रामगढ़ को। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। जयपुर, नीमच, आउवा और अजमेर। तो 1857 की क्रांति का केंद्र कौन सा नहीं था दोस्तों। तो देखिए अजमेर तो हम भूल ही नहीं सकते क्योंकि अजमेर सेंटर में था। तो जो है अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था, जहाँ पर अंग्रेज़ों के हथियार वगैरह जो भी राजस्थान में गतिविधियाँ होती थी वो सारी कहाँ से हैंडल होती थी, अजमेर से ही हैंडल होती थी। नीमच तो देखिए सैनिक छावनी थी 1857 की क्रांति के समय, और आउवा का विद्रोह भी ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में हुआ था। तो जयपुर यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति का केंद्र जयपुर नहीं था। निम्न में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा है। राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन एकी आंदोलन, बिजोलिया, बेंगू और दूधवा खारा आंदोलन। तो देखिए राजस्थान का पहला किसान आंदोलन है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 72 नंबर पर बिजोलिया किसान आंदोलन 44 साल तक चला था दोस्तों। ये कब तक चला था, 44 साल तक। ये सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है इतिहास का। एक ही आंदोलन और बेंगू किसान आंदोलन चित्तौड़गढ़ में, बिजोलिया भीलवाड़ा में है। एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत ने चलाया था, और दूधवा खारा आंदोलन जो है दोस्तों कहाँ पर है, दूधवा खारा बीकानेर में है। पहले चूरू में आता था और अब बाद में बीकानेर में आता है। अगला प्रश्न देख, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक अभिन्न हेरी, नैनूराम शर्मा, केसरी सिंह बारहट और ऋषिदत्त मेहता। तो 73 नंबर पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हाड़ौती सेवा संघ का, तो नैनूराम शर्मा। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन है, नैनूराम शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे साथ, भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया है। भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया है, ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी और स्वतंत्र राज्य। तो 74 नंबर पर हमें आंसर बताना है कि कौन सी श्रेणी में रखा गया था। तो सेकंड, बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, और इसमें बी श्रेणी में ही रखा गया था। निम्नलिखित में से किसने भील शिक्षा के लिए खांडोलाई आएगा दोस्तों, खड़लाई भी आता है कहीं कहीं पर, खांडोलाई भी आता है। तो खांडोलाई आश्रम की स्थापना किसने की थी, गोविंदगिरी, शोभालाल गुप्त, मोतीलाल तेजावत या माणिक्यलाल वर्मा। तो 75 नंबर पर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, माणिक्यलाल वर्मा ने खांडोलाई आश्रम की स्थापना की थी महिलाओं की शिक्षा के लिए। आगे देखते हैं हम दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे जो है कला संस्कृति के प्रश्न खत्म
हो जाते हैं। इसके बाद में हमारे राज्य व्यवस्था के 10 प्रश्न आएंगे। कला संस्कृति के 20 प्रश्न थे और अब राज्य व्यवस्था के 10 प्रश्न शुरू हो रहे हैं। तो पहला प्रश्न हम देख लेते हैं हमारी स्क्रीन पर। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय प्रशासन में जो महान परिवर्तन आया वह क्या था? 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय प्रशासन में जो महान परिवर्तन आया था वह देखिए 1919 के अधिनियम की बात चल रही है दोस्तों। तो 76 नंबर पर देखिए पहला ऑप्शन है प्रांतों में केंद्र सरकार की स्थापना, कांग्रेस सरकार की स्थापना। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना, प्रांतों के गवर्नर अधिकार विहीन हो गए थे। तो 76 नंबर पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये सवाल कई बार पूछा गया है। तो प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी 1919 के अधिनियम के तहत। इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। भारतीय राज्यों का प्रथम बार भाषाई आधार पर गठित विधेयक कब पास हुआ था? कि भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाएगा, ऐसा विधेयक कब पास किया गया था? तो देखिए 1947, 1950, 1952 और 1956। तो बताइए, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है ये 77 नंबर पर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी, 1956 में। और इसी आधार पर देखिए पहला राज्य कौन सा बना था भाषाई आधार पर? आंध्र प्रदेश की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत छुआछूत अपराध घोषित किया गया है? ठीक है, छुआछूत को अस्पृश्यता जो है क्या है, छुआछूत को क्या कहा जाता है दोस्तों? अस्पृश्यता भी कहा जाता है। तो छुआछूत नहीं आए तो क्या आएगा? अस्पृश्यता आएगा। तो ये ऐसी जो है इसे को क्या अपराध घोषित किया गया है? कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 17, 19, 22 या 32? तो देखिए अनुच्छेद ए सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 17 के तहत जो है छुआछूत को अपराध घोषित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 48, 50, 47 और 51 ए। तो 79 में हमें बताना है मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो 79 पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए, डी। कौन सा हो जाएगा? डी। 51 ए में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। आप ऑप्शन में मुझे आंसर देंगे दोस्तों, नीति निदेशक तत्व कौन से अनुच्छेदों में वर्णित किए गए हैं। ठीक है, तो ये हम आप कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय संसद से अभिप्राय है। तो संसद में 3 अंग होते हैं दोस्तों, उसके अनुसार हमें यहाँ पर संसद से अभिप्राय बताना है। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा प्रधानमंत्री, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। तो 80 नंबर पर हमें ऑप्शन बताना है। देखिए दोस्तों, संसद के वैसे अंग तो 2 ही होते हैं, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन राष्ट्रपति भी जो है इसमें शामिल होता है। तो संसद में कितने अंग होते हैं? 3, राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, अगर संसद की बात करें तो 2 प्रकार की इसमें सभाएं होती हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? तो देखिए सबसे पहली ही बात चल रही है यहाँ पर अनुच्छेद 154, 155, 153 और 164। तो कौन से ऑप्शन में ये बताया गया कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा? तो 81 नंबर पर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 153 में बताया गया है कि जो है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। उसके बाद में देखिए इनकी जो है नियुक्ति है, कार्यकाल है, वो 154 से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, 153 में है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 164, 153, 154 या 163। ठीक है, तो कौन से अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? 82 नंबर पर हमें आंसर देना है अनुच्छेद 164। 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति का वर्णन किया गया है। तो राज्यपाल होगा 153 में है, 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? जून 1993, जुलाई 1994, अगस्त 1995, सितंबर 1996। तो 83 नंबर पर हमें ऑप्शन बताना है कौन सा सही होगा। तो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जुलाई 1994 में किया गया था। जुलाई 1994 में
राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ है कांग्रेस के बाद में, तो देखिए कौन सा जो है किसान मजदूर प्रजा पार्टी, हिंदू महासभा, भारतीय जनसंघ और राम राज्य परिषद। राजस्थान विधानसभाओं के प्रथम आम चुनाव की बात चल रही है दोस्तों। प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद में जिस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ था, सर्वाधिक सीटें जिसको मिली थी कांग्रेस के बाद में, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? 84 नंबर पर है राम राज्य परिषद। राम राज्य परिषद ये दल का नाम है, इसको सर्वाधिक सीटें प्राप्त हुई थी कांग्रेस के बाद में। निम्न में से कौन सा राजस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है? मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल सचिव। 45 नंबर पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मुख्य सचिव। कौन सा सही हो जाएगा? मुख्य सचिव। राजस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है मुख्य सचिव। दोस्तों ये राज्य व्यवस्था के 10 प्रश्न हमने पढ़े हैं। इसके बाद में देखिए विज्ञान के 5 प्रश्न हमें पढ़ने हैं। ठीक है, विज्ञान के कितने प्रश्न आएंगे? 5। तो पहला प्रश्न है, एक पत्थर को गर्म करने पर उसका रंग लाल हो जाता है, फिर वह ठंडा होने पर सामान्य हो जाता है। यह किस प्रकार का परिवर्तन है? इस परिवर्तन को कौन सा परिवर्तन कहा जाता है दोस्तों? 86 नंबर पर हमें बताना है। रासायनिक परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन या ऊष्मीय अपघटन। तो एक पत्थर गर्म करने पर लाल हो जाता है, फिर ठंडा होने पर वापस पहले रंग में बदल जाता है। तो कौन सा परिवर्तन है? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा परिवर्तन है ये? भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, स्टील किसका मिश्रण होता है? स्टील बनाने में किस किस धातु का प्रयोग किया जाता है? लोहा कार्बन, तांबा और टिन, लोहा और जिंक, जिंक और कार्बन। तो 87 नंबर पर हमें बताना है स्टील में किस किस का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, लोहा और कार्बन। स्टील में किस किस का मिश्रण होता है? लोहे और कार्बन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारी स्क्रीन पर, प्रकाश किसी समतल दर्पण से टकराता है तो परावर्तन कोण किसके बराबर होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए प्रकाश किसी समतल दर्पण से टकराता है तो परावर्तन कोण कितने के बराबर होता है? किसके बराबर होता है? 0 डिग्री। आपतन कोण के बराबर, 90 डिग्री के बराबर या दर्पण के कोण के बराबर। तो 88 पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, आपतन कोण के बराबर होता है। प्रकाश जब किसी समतल दर्पण से टकराता है तो परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, जीन का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो जीन का प्रमुख कार्य होता है, देखिए देखें, कोशिका को ऊर्जा देना, आनुवंशिक लक्षणों का वहन करना, प्रोटीन को नष्ट करना, कोशिका विभाजन रोकना। तो 89 पर कौन सा है? देखो जीन है, जीन्स है दोस्तों। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 10वीं में भी हमने इसका अच्छे से जो है अध्ययन किया हुआ है। बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, आनुवंशिक लक्षणों का वहन करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी इनका जो है संचरण चलता रहता है। जीन का ये प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट देखते हैं, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? रक्त को शुद्ध करने का अंग कौन सा है? कौन से अंग में जो है रक्त शुद्ध होता है? हृदय, यकृत, फेफड़े और वृक्क, जिसे गुर्दे भी कहा जाता है, किडनी होती है दोस्तों। तो देखिए रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? वृक्क करता है, गुर्दा, जिसे हम किडनी भी कहते हैं। तो ये दोस्तों हमने विज्ञान के 5 प्रश्न पढ़ लिए हैं। अब समसामयिकी यानी करंट जीके के 10 प्रश्न हमें पढ़ने हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है हमारे सामने, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? हिमा कोहली, HJ कनिया, पतंजलि शास्त्री और दिनेश माहेश्वरी। तो 91 नंबर पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? विधि आयोग के अध्यक्ष 23वें बनाए गए हैं, डी नंबर ऑप्शन है, दिनेश माहेश्वरी को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो देखिए इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं हमें दोस्तों, तो हम स्क्रीन बदलते हैं। विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता है, पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं नवीन जोशी, लोकेश राणा, मनीष फोगाट, हितेश गुलिया। तो 92 नंबर पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी,
हितेश गुलिया। तो देखिए विश्व कप मुक्केबाजी में हितेश गुलिया ने स्वर्ण पदक जीतकर प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त किया है। अप्रैल में किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? तो अप्रैल में देखिए भीमराव अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आज़ाद। तो 93 नंबर पर ऑप्शन बताएंगे हम कि अप्रैल में किस महापुरुष की महाजयंती मनाई जाती है? तो भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। कब मनाई जाती है दोस्तों? अप्रैल में मनाई जाती है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर बताना है दोस्तों। शुभंकर कौन है? गुड़िया, मौली, गज सिंह या भीम? तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर है। 94 नंबर पर आंसर देंगे हम। कौन है दोस्तों? गज सिंह। कौन है? गज सिंह। 94 नंबर पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर गज सिंह है। संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं? जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस BR गवई, जस्टिस HJ कानिया, जस्टिस विक्रम नाथ। तो 95 नंबर पर हमें ऑप्शन बताना है कौन सा सही होगा। तो नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं जस्टिस BR गवई। कौन बनाए गए हैं दोस्तों? BR गवई। अमृत सरोवर निर्माण के मामले में मार्च 2025 में प्रदेश का देश भर में कौन सा स्थान है? तो बताइए दोस्तों, अमृत सरोवर निर्माण के मामले में प्रदेश का देश भर में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? 96 नंबर पर डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा आएगा? चौथा। अमृत निर्माण मामले में 2025 में प्रदेश का देश भर में चौथा स्थान है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रावत भाटा परमाणु विद्युत परियोजना की हाल ही में शुरू की गई 7वीं इकाई की उत्पादन क्षमता कितनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके समसामयिक के दोस्तों। तो देखिए रावत भाटा परमाणु विद्युत परियोजना की हाल ही में शुरू की गई 7वीं इकाई की उत्पादन क्षमता कितनी है? 500 मेगावाट, 600 मेगावाट, 700 मेगावाट या 750 मेगावाट? तो रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों। तो वहाँ पर हाल ही में 7वीं इकाई शुरू की गई है जिसकी उत्पादन क्षमता हमें बतानी है। तो 97 नंबर पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बताइए फटाफट। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 700 मेगावाट की क्षमता है। ठीक है, रावत भाटा परमाणु विद्युत परियोजना की 7वीं इकाई की उत्पादन क्षमता है 700। तो देखिए 7वीं ही इकाई है और 700 ही इसकी क्षमता है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते? विकलांगों के लिए होते हैं दोस्तों। तो देखिए पैरा गेम्स, ठीक है, तो 98 नंबर पर बताना है कितने खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते? 43, 57, 60 और 64। ठीक है दोस्तों, विकलांग की जगह हम क्या बोल सकते हैं? दिव्यांग। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? दिव्यांग। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते हैं? 98 नंबर पर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 64 पदक जीतकर लाए हैं। राजस्थान दिवस अब प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाएगा? अब देखिए दोस्तों, अभी तक हम राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाते थे। अब तिथि भी उसकी फिक्स कर दी गई है कब मनाया जाएगा। तो 99 नंबर पर देखिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को राजस्थान दिवस अब प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। राजस्थान की पहली फिल्म सिटी कहाँ बनाई जा रही है? राजस्थान की पहली फिल्म सिटी कहाँ बनाई जा रही है? फलोदी। ये फलोदी तो खुद जिला बन चुका है दोस्तों, इसलिए जोधपुर नहीं आएगा। आमेर, जयपुर, सुमेरपुर, पाली, कोटड़ा, उदयपुर। तो बताइए दोस्तों कहाँ पर बनाई जा रही है? 100 नंबर पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो राजस्थान की पहली फिल्म सिटी सुमेरपुर, पाली में बनाई जा रही है। तो ये हमारे सामने दोस्तों करंट अफेयर्स के 10 प्रश्न हमने पढ़े हैं। अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के 5 प्रश्न। तो देखिए CPU का कौन सा भाग सभी गणनाएं करता है? CPU का कौन सा भाग सभी गणनाएं करता है? तो देखिए कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर, ALU, कैश मेमोरी। तो 101 नंबर पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ALU CPU का ऐसा भाग है जो सभी गणनाएं करता है, गणनाएं करने का कार्य करता है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है लिनक्स,
ओराकल, विंडोज़, एमएसी ओएस। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 102 नंबर पर? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, ओराकल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लिनक्स, विंडोज़ और मैक ओएस, ठीक है, ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। यदि आप किसी को ईमेल भेजते हैं और बीसीसी में किसी और को डालते हैं, तो देखिए यदि आप किसी को ईमेल भेजते हैं और बीसीसी में किसी और को डालते हैं, तो देखिए मुख्य रिसीवर को बीसीसी का पता नहीं चलता, बीसीसी वाला रिसीवर सबको देख सकता है, दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं, ईमेल फेल हो जाता है। तो 103 नंबर पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर ऑप्शन। यदि आप किसी को ईमेल भेजते हैं और बीसीसी में किसी और को डालते हैं तो मुख्य रिसीवर को बीसीसी का पता नहीं चलता है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। कंप्यूटर के किस भाग में डाटा स्थायी रूप से संग्रहित रहता है? डाटा रहता है उसमें संग्रहित होकर के, तो देखिए रैम, रोम, हार्ड डिस्क और कैशे। तो बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 104 नंबर पर? सी, हार्ड डिस्क। कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में इस वाले भाग में डाटा स्थायी रूप से संग्रहित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एमएस वर्ड में हीडर और फुटर किस टैब में होते हैं? एमएस वर्ड में हीडर और फुटर किस टैब में होते हैं? इंसर्ट, होम, व्यू और डिज़ाइन। 105 नंबर पर बताना है आपको। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर ऑप्शन। एमएस वर्ड में हेडर और फुटर किस टैब में होते हैं? इंसर्ट में होते हैं। इसके बाद में दोस्तों अंतिम भाग देखिए हमारा गणित का, जिससे 15 प्रश्न आएंगे हमारे। तो इन सवालों को भी हम देख लेते हैं कौन कौन से सही होंगे, फटाफट से हम कर लेते हैं मॉडल पेपर हमारा। तो देखिए गणित में पहला प्रश्न है, तेल का मूल्य 20% बढ़ जाता है किंतु इसकी खपत 8% तक कम हो जाती है, इस पर व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई है? तो तेल का मूल्य तो 20% बढ़ गया है और इसकी खपत जो है 8% तक कम हो गई है। मूल्य बढ़ने से इसका क्या है? खरीदारी यानी खपत कम हो गई है, 8% तक कम हो गई है। तो इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है ये हमें बताना है। तो 106 नंबर पर देखिए 10% की वृद्धि, 5% की वृद्धि, 10.4% की कमी या 5.5% की कमी। 106 नंबर पर हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, 10.4% की यहाँ पर कमी हुई है। ठीक है, तो देखिए मूल्य 20% बढ़ जाने से इसकी जो है खपत यानी लोग खरीदारी में कम कर दिए हैं 8%, तो सीधे सीधे जो है सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 10.4% की यहाँ पर कमी हो गई है। ठीक है, इसके व्यय में। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, 4800 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में ब्याज की दर की राशि होगी। 4800 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज लगा है, तो उसकी दर से 2.5 यानी 2.5 साल में ब्याज की राशि कितनी हो जाएगी? 700, 400, 500 या 600। तो 107 नंबर पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 600 रुपये की राशि ब्याज की राशि हो जाएगी। 2.5 वर्ष में 4800 रुपये पर 5% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से राशि हो जाएगी 600 रुपये। एक आदमी एक यात्रा की आधी दूरी 30 मील प्रति घंटे और अन्य आधी दूरी 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पूरा करता है। यदि पूरी यात्रा 20 मील की हो तो वह अपनी यात्रा पूर्ण करने में कितना समय लेगा? तो बताइए दोस्तों फटाफट से कौन सा ऑप्शन? 30 मिनट, 45 मिनट, 60 मिनट या 75 मिनट। तो 108 नंबर पर हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, वह अपनी यात्रा पूर्ण करने में 30 मिनट का समय लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 109 नंबर पर देखिए, ए और बी ने एक साथ व्यवसाय प्रारंभ किया, 3:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया। यदि बी ने 12 माह के लिए 80,000 रुपये निवेश किए तो ए ने 72,000 रुपये कितने माह के लिए निवेश किए? 10 माह, 9 माह, 8 माह या 6 माह। तो बताइए इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा 109 नंबर पर? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 8 माह। एक धन राशि चक्रवर्ती ब्याज से 15 वर्षों में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह 8 गुनी हो जाएगी? एक धनराशि है चक्रवर्ती ब्याज से 15 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह 8 गुनी हो जाएगी? 60, 75, 30 या 45।
तो 110 नंबर पर देखिए डी नंबर ऑप्शन 45। कितने वर्षों में? 45 वर्षों में यह 8 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एक घड़ी का क्रय मूल्य 530 रुपये है। यदि हानि प्रतिशत 24% हो तो हानि का मान रुपयों में क्या हो गया? 24% हानि बताई है, तो रुपयों में हानि का मान पता करना है अपने को, कितने रुपए की हानि होगी। तो 127.2, 112.2 रुपये, 114 रुपये और 114.2 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर? 111 नंबर में ए ऑप्शन, 127.2 रुपये की यहाँ पर हानि हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है और उसका लघुत्तम समापवर्त्य 154 है। तो पहली संख्या हमें बतानी है दोस्तों, 7, 14, 32 या 22। 112 नंबर पर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पहली संख्या कौन सी है? 14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। ए किसी काम को 15 दिनों में, बी उसी काम को 21 दिनों में, यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वह काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? तो देखिए 7 से ही 3/4, 8 से ही 3/4, 6 से ही 3/4, 9 से ही 3/4। तो 113 नंबर पर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 8 से ही 3/4। ये इतने दिनों में वह अपना काम पूरा कर लेगा। 114 नंबर पर ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 5, 20 और 16 दिनों में पूरा करते हैं। ए 5 दिनों में, बी 20 दिनों में और सी 60 दिनों में। एक साथ कार्य करते हुए वे इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो ए नंबर में ऑप्शन है 3 से ही 3/4 दिन, बी नंबर पर है 3 से ही 1/4 दिन, सी नंबर पर है 5 से ही 3/4 और डी नंबर पर है 5 से ही 1/4। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? 114 नंबर पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए। देखिए इस पे 5 नंबर पर निशान लग गया है, तो ये नहीं होगा। ए नंबर पर 3 से ही 3/4 यानी 3.25 दिन लगेंगे उस कार्य को करने में। तीनों अगर इस कार्य को एक साथ मिलकर करते हैं तो 3.25 दिनों में इसको पूरा कर लेंगे। अगला, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या 4 से बढ़ाई जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो ऑप्शन 36, 24, 42 और 40। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? आप फटाफट बताइए मूल्यांकन करके, अपना सवाल सही करके। 115 नंबर पर डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 40। तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? 40 होगा। 5 छात्रों की औसत आयु 11 है। यदि 12 और 17 वर्ष की आयु के और विद्यार्थी सम्मिलित हों तो उनका औसत क्या होगा? 14 वर्ष, 13 वर्ष, 12 वर्ष या 15 वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 116 नंबर पर सी, 12 वर्ष हो जाएगा। तो देखिए 5 छात्रों की औसत आयु 11 है। यदि 12 और 17 वर्ष की आयु के और विद्यार्थी सम्मिलित किए जाएं तो उनका औसत 12 वर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हमारी स्क्रीन पर। यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, बी अनुपात सी बराबर 4:5 है, सी अनुपात डी बराबर 6:7 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना होगा? तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? देखिए दोस्तों, ए है 16:22:15:35, 16:22:30:35, 16:24:30:35, 16:24:15:35। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? 117 नंबर पर सी, 16:24:30:35। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो उम्मीदवार ए और बी के बीच एक चुनाव में ए को डाले गए कुल मतों के 33% मत मिले, फिर भी वह 55,522 मतों से चुनाव हार गया। बी को कुल कितने मत मिले? 1,09,114, 1,09,141, 1,04,911 और 1,09,000। इसके देखिए दोस्तों, हम इसमें देखते हैं 411। तो देखिए 1,09,411। तो यहाँ पर जो है हम देख लेते हैं, ये ऑप्शन है हमारे सामने 118 पर। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1,09,411। तो बी को कुल कितने वोट मिले थे? 1,09,411। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एक घड़ी को
1440 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 15% का लाभ होगा? 1860 रुपये, 1800 रुपये, 1840 रुपये या 1850 रुपये। तो ऑप्शन 119 नंबर पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1840 रुपये में बेचने पर 15% का लाभ होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अंतिम हमारा 120 नंबर का प्रश्न है। अंतिम प्रश्न है यहाँ पर। नीचे दिया गया चार्ट एक स्कूल के 4 कक्षाओं के छात्रों की संख्या को दर्शाता है। 6, 7, 8 और 9 कक्षा है, उनके छात्रों को दर्शाता है। इधर तो कक्षा में छात्राओं की संख्या है और इधर देखिए छात्रों की संख्या, और इधर क्या है? कक्षाएं हैं। तो देखिए कक्षा 6 और 8 के विद्यार्थियों की संख्याओं का परस्पर अनुपात क्या होगा? तो ऑप्शन देखिए 4:3, 3:6, 3:7 और 3:4। तो देखिए एक तरफ तो है छात्रों की संख्या और एक तरफ है कक्षा की संख्या। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? हमें छांटनी है कक्षा 6 और कक्षा 8। तो ये तो है कक्षा 6 और ये है कक्षा 8। तो इसके छात्रों का अनुपात हमें देखना है। तो देखिए कक्षा 6 का अनुपात यहाँ तक है, 40 छात्र हैं, और कक्षा 8 के छात्र कहाँ तक जा रहे हैं दोस्तों? 25 से थोड़ा सा ऊपर है। तो कितना हो गया है दोस्तों? ये 4:3 हो गया है। मतलब ये 30 के आसपास है। 8वीं के छात्र 30 के आसपास है और 6ठी के छात्र 40 के आसपास है। तो इनका अनुपात कितना हो गया है? 4:3। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, 4:3। तो दोस्तों ये हमने टोटल प्रश्न कर लिए हैं 120 मॉडल पेपर के हिसाब से। रोज़ आपके लिए एक मॉडल पेपर लाया जाएगा जिसमें आप जो है टॉपिक पढ़ चुके हैं, रिवीजन कर रहे हैं। इसके हिसाब से अपने सारे सवालों के जवाब देते हुए अपना मूल्यांकन करें कि आप इस जो है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो है पोस्टें आई हुई है इसके अंदर कहाँ पर आप अपना स्थान बना सकते हैं। तो बड़ी ही अच्छी तैयारी के साथ में आप लगे रहिए। बहुत अच्छी पोस्टें भी आई हुई है दोस्तों, तो मनोबल गिरने मत देना, अब परीक्षा नज़दीक ही है। तो देखते रहिएगा मेरा वीडियो। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। और आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।